चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स विद फाइनेंस, यानी कि EFF, इकोनॉमिक्स विद फाइनेंस, यानी कि आपके एग्ज़ाम का पेपर नंबर 8 का दूसरा जो पार्ट है FM एंड इको, उसका जो इको वाला पार्ट है वी आर स्टार्टिंग टुडे। ठीक है, सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस, वी विल कॉल इट EFF। तो एक बार सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले इसका एक बार ले लेते हैं ओवरव्यू कि ये कितने मार्क्स का है, इसमें पैटर्न कैसा रहता है, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं ताकि आप जब प्रिपेयर करें तो आपके माइंड में रहे। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस पेपर दिस पार्ट इज अकाउंट फॉर 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट रहेगा। 60 का FM, 40 का ये EFF। ओके, अच्छा इसका पैटर्न कैसा रहता है एग्जाम में, कैसे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो लेट डिस्कस। सबसे पहले क्योंकि आपके 1 to जो 6 क्वेश्चन होते हैं वो तो FM के होते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसकी बात हम अलग से FM में कर चुके हैं। तो जब आपका स्टार्ट होगा EFF तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा, एंड दिस क्वेश्चन इज कंपल्सरी। कंपल्सरी यानी कि ये आपको अटैम्प्ट करना ही है। ठीक है, अभी मैं मार्क्स पे भी आऊँगा कि कितने कितने मार्क्स का पार्ट्स होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में 10 मार्क्स का होगा। तो एक सिंगल क्वेश्चन ही होगा, इसके पार्ट्स होंगे ऑब्वियसली, बट टोटल ये क्वेश्चन 7 होगा, 7 10 मार्क्स का होगा और ये कंपलसरी होगा आपके लिए। ठीक है, तो देयर विल बी नो चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 7, बट उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11, देयर आर 4 क्वेश्चंस जिसमें से आपको एनी 3 करने होंगे, यानी कि 3 आउट ऑफ 4। तो एक आपके इंटरनल चॉइस होगा इसके अंदर, ठीक है ना, और ये भी ऑब्वियसली 10 मार्क्स ईच होगा। तो आप समझ सकते हैं अगर यहाँ से 3 करने हैं तो 10 30 मार्क्स और ऊपर 10 40, तो टोटल हो गए 40 मार्क्स हो गए आपके। इस तरह से आपका पेपर का पैटर्न रहता है। ठीक, ओके। इस बात पे बड़ा ध्यान जाता है कि सर ये सब्जेक्ट तो थ्योरी है क्या, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, बट ये वो इकोनॉमिक्स नहीं है जो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ी है, या ये थोड़ी इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है, तो इसका ये थोड़ी प्रैक्टिकल भी रहेगी और फाइनेंस से कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, बट भी फिर भी अगर इसको हम डिवाइड करें तो यू कैन से कि 10 से 15 मार्क्स का जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल में किसको बोल रहा हूँ, जिसके अंदर सम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, 10 से 15 मार्क्स का, 10 से 15 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। जैसे जो लास्ट अटैम्प्ट था अभी, उसके अंदर ये 14 मार्क्स का आया था, कभी 10 का आता है, कभी 15 का भी आता है, कभी 12 का भी आता है। तो इसलिए वी आर सेइंग कि एवरेजली 10 to 15 मार्क्स के बीच में लाई करेगा। तो ऑब्वियसली जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या रहने वाला है, वो 25 से 30 के बीच में लाई करने वाला है, क्योंकि अगर वो 10 का होगा तो ये अपने आप 30 का होगा, 15 का होगा तो ये 25 का होगा। तो इस तरह से रहेगा 25 से 30 मार्क्स की। इसमें आप कह सकते हैं थियोरटिकल रहेगा। ठीक है, ओके। तो अब बात आती है कि जो थ्योरी है क्या वो भी कुछ इस तरह की होगी जैसे वो लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स होते हैं आपके इकोनॉमिक्स में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, जो जो इकोनॉमिक्स भी, जो यहाँ पे थ्योरी भी रहने वाली है, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी वाले क्वेश्चन भी जो आएंगे वो 2 या 3 मार्क्स के होंगे मैक्सिमम। यानी कि या तो थ्योरी का क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा या 3 मार्क्स का होगा। और आप समझ सकते हैं अगर 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू डोंट नीड टू हैव राइट अ लॉन्ग आंसर, रादर आंसर शुड बी टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिमाग में ये ना रहे कि यहाँ पे कोई लंबी लंबी थ्योरी याद करनी है, बिल्कुल भी नहीं। टू द पॉइंट आंसर रहना चाहिए आपका। और आपको मेन कंटेंट पे फोकस करना है कि कंटेंट के अंदर मेन जैसे पूछा क्या है आप वो लिख रहे हैं, रादर देन कि आप कोई उसके अंदर आपको बहुत बड़े बड़े आंसर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जो किसी चीज़ के कंटेंट के अंदर मेन क्या होता है कि मान लीजिए जो पूछा गया है उसके ऊपर हम स्ट्रेस कर रहे हैं, रादर देन कि हम लैंग्वेज को ड्राफ्ट करने में टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर रहेगा, 2 या 3 मार्क्स का रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होता है वो तो आपका 5 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, बट मैं बात कर रहा था यहाँ पे थ्योरी की, कि 2-3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो थ्योरी मार्क्स वाले वो 2 या 3 के होंगे, तो आपको टू द पॉइंट इसमें लिखना होगा। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल बात क्या हुई कि 40 मार्क्स के पेपर में 10 से 15 प्रैक्टिकल, 25 से 30 आपका थ्योरी। और थ्योरी वाले जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, आपके टू द पॉइंट रहने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर पैटर्न।
सबसे अच्छी बात क्या है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप एफएम से कंपेयर करें तो इसका सिलेबस बहुत लिमिटेड है। जितनी मेहनत आपको एफएम में करनी पड़ती है 60 मार्क्स के लिए, जितनी एफर्ट करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली 40 मार्क्स का तो वैसे तो प्रोपोर्शनेटली वैसे भी मेहनत कम हो गई, बट 40 मार्क्स के अंदर की अगर हम मेहनत की बात करें एफएम में और 40 बात की इको में, तो इको के अंदर बहुत कम है। ठीक है, यानी कि कंटेंट वाइज आपका सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है जिसके अंदर बहुत स्ट्रेस होना पड़े। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया पेपर पैटर्न। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस के अंदर वी हैव 4 यूनिट्स। सबसे पहले आपकी जो यूनिट रहने वाली है उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसके अंदर फर्दर सब यूनिट्स हैं कि जैसे जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा, वो बात बाद में मैं करूँगा। पहले मैं सिर्फ आपको मेन यूनिट के नाम बता रहा हूँ कि डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम फर्स्ट यूनिट रहेगी। दूसरी आपकी है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस। तीसरा जो है वो आपका रहेगा मनी मार्केट। और चौथा रहेगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। जस्ट टू गिव एन आइडिया कि क्या क्या चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम के अंदर फर्दर 2 यूनिट्स हैं, पब्लिक फाइनेंस में ऐसे 3 यूनिट्स हैं, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो मेन आपका चैप्टर है वो ये 4 चैप्टर है। ठीक है। अगर हम थ्योरी प्रैक्टिकल की बात करें जस्ट फॉर द सेक, इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों हैं। ये थ्योरिटिकल है चैप्टर पूरा, इसमें भी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिल जाएंगे, इसमें भी थ्योरी प्रैक्टिकल आपको दोनों मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो आपका सिलेबस पता लग गया आपको कि 4 यूनिट्स पढ़ने हैं आपको टोटल इन ऑल, और कैसे मार्क्स का बाइफिकेशन रहता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब जो हमारा पहला यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, उस यूनिट का, उस चैप्टर का यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, यानी यू कैन से चैप्टर 1 के अंदर यूनिट 1। देयर आर 4 चैप्टर्स, ईच चैप्टर हैज नंबर ऑफ यूनिट्स। तो चैप्टर 1 के अंदर यूनिट 1, चैप्टर का नाम क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, ये तो था आपका चैप्टर का नाम, बट आज हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं? यूनिट 1। इसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसमें ये वाला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपने शायद मे बी यू हैव मस्ट हैव रेड इन 11-12, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, बट कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा। तो हम तो बिल्कुल इसको स्टार्टिंग से ही करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, जिन्होंने पढ़ा भी होगा उनको कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, और लेकिन कुछ चीज़ें एडिशनल भी हैं। ठीक है, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, ओके। अब पहले एक बार लूजली बात कर लेते हैं, ब्रॉडली बात कर लेते हैं, नॉट टेक्निकल, कि नेशनल इनकम होती क्या है। तो एक पूरे नेशन की जो इनकम है उसको हम क्या बोल देते हैं कि दिस इज नेशनल इनकम। ठीक है, पूरे नेशन की इनकम को, तो पूरे नेशन की इनकम को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो वो निकाली कैसे कैसे जाती है? ठीक है, नेशनल इनकम को निकालने के, नेशनल इनकम यानी कि पूरे देश की जो इनकम है, उसके 3 मेथड्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं करा रहा फर्स्ट सेशन में, अभी हम सिर्फ ब्रॉडली बात करेंगे कि मोटे तौर पे कि क्या क्या है। तो नेशनल इनकम निकालने के वी विल बी डूइंग 3 मेथड। तो आप खुद सोचिए, अगर मुझे नेशनल इनकम निकालना है तो मुझे सबकी इनकम को जोड़ना पड़ेगा, सबकी इनकम को जोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, सबकी इनकम जो है उसको जोड़ देते हैं। तो जब हम सबकी इनकम को जोड़ देंगे तो इनकम निकल आएगी।
तो यानी कि हम एक इनकम को जोड़ के भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। वो आपका कौन सा मेथड हो जाएगा? इनकम मेथड। अच्छा, सबकी इनकम हो गई, अब इस इनकम को लोगों ने क्या करेंगे? लोग खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो एक्सपेंस होगा, और अगर हम सबके एक्सपेंस को जोड़ दें तो तब भी इनकम निकल आएगी। देखिए, जो कमाया उसको जोड़ दिया इनकम मेथड से, उसको इनकम को जो कमाया था सबको खर्च कर दिया, ठीक है, तो अगर मैं एक्सपेंडिचर को जोड़ दूँ तो भी इनकम निकल आएगी। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ये मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूँ, टेक्निकल थोड़ा सा इसमें डीप रहेगा, बट मोटे तौर पे आपके दिमाग में 3 मेथड को घुसाना है तो थोड़ा थोड़ा आपको याद रहे कि अच्छा, इनकम को जोड़ रहे हैं तो इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर को जोड़ रहे हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। और ये जो चीज़ें आपने जो इनकम में खर्च किया, किस पे किया है? जो पहले प्रोड्यूस किया गया होगा, तो सारी प्रोडक्शन को अगर आप ऐड कर दें तो दैट बिकम आपकी तब भी इनकम निकल आएगी। तो इसका मतलब एक तरीका कौन सा हो गया? प्रोडक्शन मेथड। आप समझ पा रहे हैं? तो देर आर 3 मेथड्स। सारे जो बनाया, पूरी कंट्री ने मिलकर जो बनाया उसको ऐड कर दो, प्रोडक्शन मेथड। बनाया होगा तो किसी ने बनाया होगा, किसी सोर्स के थ्रू बना होगा तो उनको आपने बदले में कुछ दिया होगा, किसी ने कोई एफर्ट की होगी, किसी ने कुछ अपना पैसा दिया होगा, तो जो फैक्टर पेमेंट्स है अगर उनको सबको ऐड कर दिया जाए उनकी इनकम को, दैट बिकम इनकम मेथड। और अगर इनकम होने के बाद अगर उसको खर्च करते हैं तो सबको जोड़ दिया जाए तो एक्सपेंडिचर मेथड। तो ठीक है, तो देयर आर 3 मेथड्स। ओके। ओके। अच्छा, ये 3 मेथड जो हैं इससे इनकम निकाली जाएगी, तो क्या किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं? मतलब किसी भी तरीके से, मतलब कि क्या अपनी मर्जी रहेगी हम क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह आपके अकाउंट्स में होता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये किस लिए होते हैं आप बताएंगे? इवन ऑडिटिंग में भी होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या जो होता है, या जिस अगर इंडिया की बात करें तो इंड एएस है। तो वो क्यों होते हैं? वो यूनिफॉर्मिटी के लिए होते हैं, कंपैरेटिबिलिटी के लिए होते हैं, कि अगर आप सभी लोग एक तरीके से काम करेंगे तो आपका क्या होगा? कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे तो पूरा नेशनल लेवल की बात हो रही है कि पूरे देश की इनकम निकालना है, तो अगर मान लीजिए मैं अपनी इनकम, यानी इंडिया अपनी इनकम अलग तरीके से निकाल ले बिना किसी स्टैंडर्ड के, और कोई और किसी तरीके से निकाल ले, तो हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे कि कौन से कंट्री कहाँ स्टैंड कर रहा है? तो इसके लिए वी हैव अ सिस्टम डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन। ये मैं आपको कोई थियोटिकल वैसे बात नहीं बता रहा हूँ कि मैं हिस्ट्री में चला गया, एक्चुअली एक टर्म है जो हमें सीखनी है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूनाइटेड नेशन यानी यूएन, यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने एक सिस्टम डेवलप किया एक सिस्टम डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, एसएनए। उसने ये बताया कि अगर किसी कंट्री की इनकम निकाली जाएगी तो वो किस तरीके से निकाली जाएगी, ठीक है। उस मोटा तौर पर उन्होंने मतलब आपको गाइडलाइंस दे दी। हाँ, ऑब्वियसली हर कंट्री अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकती है, जैसे कि हमारे सामने सीधा एग्जांपल है, क्या जो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड आईएफआरएस का हमने बिल्कुल सीधा अडॉप्ट कर लिया? नहीं, हमने उसमें इंडियन वर्जन निकाल दिया, इसको हम इंड एएस बोलते हैं। एग्जैक्टली जो एसएनए है उसने सिस्टम बता दिया कि ब्रॉड गाइडलाइन ये रहेगी, बट हर कंट्री अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंज कर लेती है, ठीक है। तो मैंने आपको पहली जो टर्म अभी फॉर्मली सिखाई वो है सिस्टम, ये आपको नोट भी करना है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, SNA, ठीक है। तो यू में राइट लिखना है आपको, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, SNA। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। कॉम्प्रिहेंसिव क्या चीज़ है? अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। किसने डिज़ाइन किया है? डिज़ाइन बाय यूनाइटेड नेशंस, यूएन। मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज आप खुद लिख रहे हैं। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, तो कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। दूसरा था डिजाइंड बाय हुम? डिजाइंड बाय यूनाइटेड नेशंस। किस लिए? टू मेजर। अब आप क्या सिर्फ नेशनल इनकम के लिए बनाया? नहीं, एक कंट्री के अंदर मतलब मैक्रो लेवल पे बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं जिसके लिए यूनिफॉर्मिटी चाहिए। नेशनल इनकम इज़ वन ऑफ देम। इसी तरह अगर किसी देश की एम्प्लॉयमेंट को चेक करना है या फिर इन्फ्लेशन को चेक करना है, ये सब कहलाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, यानी कि इकोनॉमी को मेजर करने वाले एग्रीगेट्स। तो वो
उनमें से नेशनल इनकम भी एक है, तो उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, टू मेजर मैक्रो इकोनॉमिक aggregates aggregates such as aggregates such as national income, unemployment, inflation, etc. ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट डिज़ाइन किया है यूएन ने, ताकि हर कंट्री के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स है उनको जो निकालने का तरीका है मोर और लेस सेम रहे। हाँ, हर कंट्री अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकती है, बट मोटे तौर पर ये सेम रहे। ठीक है, तो आपने एक टर्म सीख ली। हम यहाँ पे क्यों पहुँचे थे, हमने बात की कि नेशनल इनकम निकाली जाती है, उसके 3 मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड के भी सिर्फ नाम पढ़े हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन। कैसे निकालें उसकी हमने बात नहीं की, सिर्फ मेथड के नाम पढ़े हैं। तो मैंने उसमें कहा कि ये मेथड के नाम या कैसे निकाली जाएगी उसके लिए कोई सिस्टम है क्या, तो आंसर आया यस, उसके एक सिस्टम है जो कि एसएनए ने बताया है, यूनाइटेड नेशन द्वारा डेवलप किया गया एक सिस्टम है कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसएनए की डेफिनेशन। अभी पीछे एग्जाम में ये 2 मार्क्स का इसके ऊपर शॉर्ट नोट आया था, तो बस यू जस्ट हैव टू राइट कि ये क्या होता है, किसने डेवलप किया है उसका काम क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। तो जो नेशनल इनकम निकाला जाता है उसके कितने पार्ट्स हैं, कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको सेग्रीगेट किया गया है। पहली बात, नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए 2 चीज़ें हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट प्राइस, या तो फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे या मार्केट प्राइस में निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये अलग अलग क्या है, ये अच्छा, निकालना किस पे चाहिए या ये दोनों में फ़र्क क्या है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको बात समझ आ जाएगी, फिर मैं इस पे वापस आऊँगा। मान लीजिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कुछ चीज़ प्रोड्यूस करी, कुछ प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली मैंने किसी की हेल्प ली, लेबर की हेल्प ली। ठीक है, तो बदले में मैंने उसको क्या पे किया, वेजेस पे किया, वेजेस। ठीक है, तो ये पे हो गया, ये मेरा खर्चा हो गया, लेट्स से दिस इज 1000। इसी तरह मैंने लैंड की सर्विस ली होगी, लैंड यूज़ की होगी, किसी की लैंड यूज़ की, उसको क्या देना पड़ा, रेंट देना पड़ा, लेट्स से 2000 रुपये का रेंट देना पड़ा। ठीक है, और इसी तरीके से कैपिटल यूज़ हुई होगी तो आई हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट। ठीक है, ये भी देना पड़ा। और उसके अलावा ये सब किसी न किसी पर्सन ने, यानी इसके मैं अगला अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके अपनी सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो मेरा रहेगा। ठीक है, लेट्स से 1500। आपको पता होगा कि अगर इसको आप टेक्निकल बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये सब मैंने बनाया, और क्योंकि ये सब मैंने पे किया होगा तो दिस इज़ माई, चाहे मैंने अपने आप को पे किया, आपको पता ही है एज पर अकाउंट्स की बिजनेस एंड बिजनेस में आना डिफरेंट। तो आप ये मत बोलना कि अपने आप को पे कैसे किया, ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी। तो ये दैट बिकम्स 5000। तो ये जो फैक्टर्स और ये जो सारे थे, ये जो 4 थे, दिस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो मैं इनको पे करता हूँ तो दैट बिकम फैक्टर कॉस्ट, एज सिंपल, दैट बिकम फैक्टर कॉस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर की जो कॉस्ट आई है प्रोडक्शन करने में, यानी कि व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग वी इनकर सम कॉस्ट, और सबको अगर मैं ऐड कर दिया जाए तो दैट बिकम फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, बट ये फैक्टर कॉस्ट आ गई, मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, लेकिन इसको मार्केट में बेचने के लिए से पहले गवर्नमेंट ने कहा इस पर टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स, आईडीटी, लाइक जीएसटी लगा दिया। मान लीजिए 10% था रेट, 5 लग गया एट द रेट 10%। पता है आपको ये भी टैक्स लगता है जब आप उसको मार्केटेबल बनाते हैं तो। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी ऐड हो गया। अब सुनिए, आपको पता है कि
कि कई बार हम जब चीज़ बनाते हैं तो गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव देती है किसी चीज़ का, जैसे कि लाइक मैंने ये जो फैक्ट्री लगाई थी ना जहाँ से बना रहा था, वो किसी बैकवर्ड एरिया में लगाई थी, ठीक है, या ऐसी एरिया में लगाई थी जिसको गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, डेवलप करना चाहती है। अब इनकम टैक्स में पढ़ते हैं सब चीज़, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो लाइक मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिली, सब्सिडी कितनी रुपीज़ की मिल गई, मान लीजिए लेट से 1000 रुपीज़ की सब्सिडी मिली थी, या चलो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 200 की सब्सिडी। तो ऑब्वियसली तो मुझे सब्सिडी मिली है तो मेरी कॉस्ट को कम करेगी, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया, 5500 हो गया था, बट दोस्तों की सब्सिडी मिल गई, दिस इज, तो ये अब ये मार्केट में इतने का बिकेगा, तो दैट बिकम्स मार्केट प्राइस। तो लुक एट द टू फिगर्स, 5000, 5300, दोनों का वर्ड का डिफरेंस आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं क्या बताना चाह रहा था इस एग्जांपल से, कि हमने जब बात की कि जो नेशनल इनकम निकाली जाएगी कि या तो वो फैक्टर कॉस्ट पे होगी या वो मार्केट प्राइस पे होगी, तो फैक्टर कॉस्ट ये रही, यानी जिसके अंदर क्या नहीं है, क्या नहीं है, टैक्सेस और सब्सिडी। अच्छा, इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं दैट बिकम नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि जब फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को एडजस्ट कर दिया जाता है, और एडजस्ट करने का मतलब टैक्स एट सब्सिडी माइनस, तो इट बिकम मार्केट प्राइस, इट बिकम्स मार्केट प्राइस, ठीक है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि किस पे निकालना चाहिए हम दोनों पे निकालते हैं क्या, यस हम दोनों पे निकालते हैं। क्यों निकालते हैं हम दोनों पे, इसलिए निकालते हैं कि जो SNA है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है, उसने बोला है कि हर कंट्री को दोनों पे निकालना होगा। तो यहाँ पे बात खत्म हो गई कि दोनों पे क्यों निकालते हैं, निकालना पड़ेगा इफ़ यू फॉलो द रूल्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किस पे निकालना बेटर है, आप खुद सोचो। इस वाली ये 5000 कॉस्ट और 5300 कॉस्ट में यहाँ तो टैक्सेस वगैरह ऐड हो गए। अगर मुझे एक्चुअल में देखना है कि प्रोडक्शन क्या हुई है, तो मुझे इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टैक्स तो क्या करता है, अगले साल मान लीजिए टैक्स बढ़ा दिए तो ये ज़्यादा दिखाई देगा, तो क्या नेशनल इनकम बढ़ गई, ठीक है। अब इसको आप नेशनल इनकम से ही कंफाइन कर सकते हैं कि जो फैक्टर ये जो सब मान लीजिए सबका मिला के इतना है, तो ये नेशनल इनकम ही हो गई ना। अभी हमने बात की ना लूजली कि सारे फैक्टर्स की जो प्रोडक्शन की जाती है उसके थ्रू, या उनको पेमेंट की जाती है इनकम मेथड के थ्रू, वही सब नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम हो गई। तो सोचो ये एक साल में ये आई, फिर मैंने अगले साल टैक्स 10 से 12 कर दिया, 15 बढ़ गया, 18 कर दिया, तो ये ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये जो मार्केट प्राइस है वो इतना रियल पिक्चर नहीं देगा आपको, क्योंकि इसमें टैक्सेस की वजह से इन्फ्लुएंसिंग फिगर हो गई है। तो बेटर कौन सा है, फैक्टर कॉस्ट। बट हमें तो जो निकालने को बोला जाएगा हम वो निकालेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एम सेइंग कि ये ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, ओके, तो अब वापस आते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे कि नेशनल इनकम को निकालने के लिए या तो आप फैक्टर कॉस्ट में निकालेंगे, FC पे निकालेंगे, या फिर मार्केट प्राइस पे निकालेंगे यानी MP पे। और अब आपको समझ आ चुका है कि दोनों में फ़र्क क्या है, कि मार्केट प्राइस में टैक्सेस नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडजस्ट किया होता है, और फैक्टर कॉस्ट अपनी कॉस्ट पे होता है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे। जब भी आप नेशनल इनकम को निकालेंगे, फैक्टर कॉस्ट हो या मार्केट प्राइस हो, उसको निकालने के 4 तरीके हैं निकालने के, कि आइदर आप कैसे निकाल रहे हैं उसको, क्या निकाल रहे हैं उसमें। एक होता है GDP, एक होता है NDP, एक होता है GNP, और एक होता है NNP। फुल फॉर्म आई थिंक आपको पता होगी, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब FC के 4 कंपोनेंट हो गए, यानी कि जब मैं बात करूंगा कि मुझे GDP निकालना है एट FC, NDP एट FC, GNP एट FC, NNP एट FC, ठीक है। फ़र्क क्या है, ग्रॉस नेट में बात करेंगे अभी, और क्या फ़र्क है डोमेस्टिक और नेशनल में ऑब्वियसली बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सब मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम ही है, यानी कि अगर मैंने कहा कि NDP FC, क्या ये नेशनल इनकम है, क्या ये नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है, हाँ बिल्कुल कर रही है। तो फिर क्या GDP भी कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो फिर फ़र्क क्या है, बीच में फ़र्क है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये G ग्रॉस को दिखा रहा है, और ये नेट किसको दिखा रहा है, नेट को दिखा रहा है, ये N नेट को दिखा रहा है, सॉरी। तो ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। व्हेन अगर आपने सारी फिगर्स में से नेट को डेप्रिसिएशन को नेट कर दिया तो इट बिकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो तो कौन सा अच्छा मेजर है, इसमें अच्छे बुरे की कोई बात नहीं है, किस तरह कितना आप दिखाना चाह रहे हैं दैट इज डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेट डेप्रिसिएशन चाहिए या विदाउट डेप्रिसिएशन चाहिए। जैसे अब अकाउंट्स में आपने प्लांट लिखा कि 5 लाख रुपए का है बैलेंस शीट में,
ठीक है। तो आप उसमें देखते हैं एक होता था ग्रॉस वैल्यू मेथड, एक होता है नेट वैल्यू मेथड। ग्रॉस वैल्यू मतलब आप डेप्रिसिएशन को नेट ऑफ नहीं करके दिखाते, अलग से दिखाते हैं। दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटेशन। और दूसरा तरीका है कि आप नहीं सीधा नेट करके दिखाते हैं, तो दैट इज द थिंग। ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। तो दूसरा में फ़र्क जो आ रहा है वो नेशनल और डोमेस्टिक में आ रहा है, उस पर भी आते हैं अभी हम। तो ये दीज आर कॉल्ड फोर मेजर्स हो गए। और ये किस पे हो गए? फैक्टर कॉस्ट पे। बिल्कुल एट द सेम लाइन आप समझ गए होंगे। जो मार्केट प्राइस पे भी निकलेगा वो भी चार तरह का ही होगा, यानी कि वो भी क्या निकलेगा? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल। एक हो गया है जीडीपी, ये कैसे अगर मैं इसको लिखूंगा तो जीडीपी एट एफसी, ये क्या हो गया? जीडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी एट एमपी। ठीक है। तो ये तो वही हो गया। आपने सीख ही लिया कि एमपी और जी एफसी में क्या फ़र्क है, और अब इनमें आपस में क्या फ़र्क है वो हम देख लेते हैं अभी। ठीक है। चलिए, तो ये कुछ टर्म्स हमने अभी सीखी हैं, इस टर्म्स को कैसे डिफाइन करना है, इनमें क्या फ़र्क है वो हम देख लेते हैं। तो अगर मैं इन 8 टर्म्स को लिखता हूँ, अगर मैं इन 8 टर्म्स को लिखता हूँ जिसको मैंने क्या नाम दिया है? मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एफसी। ठीक है। और यह क्या हो सकता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी हो सकता है। तो चलो पहले बात करते हैं, एफसी वाले ले लेते हैं। तो जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी। अब हम वन बाय वन इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। एनडीपी एफसी, देन आपका हो गया जीएनपी एफसी और एनएनपी एफसी। फ़र्क बताओ। अभी तो एफसी एफसी की बात हो रही है, एक ग्रॉस और ये नेट। किस चीज़ का फ़र्क है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस का फ़र्क है? ये नेट हो गया तो इसमें किस चीज़ का फ़र्क है? डेप्रीसिएशन का। ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ हेल्प करेगी कि क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से हम ये अलग है। इसी तरह अगर आप देखें तो ग्रॉस और नेट में तो एक फ़र्क है। एक फ़र्क अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो डोमेस्टिक है, ये तो दोनों डोमेस्टिक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर आप देखें, एक है जीडीपी और एक है जीएनपी, तो ये तो ग्रॉस ग्रॉस है यानी डेप्रिसिएशन दोनों में है। लेकिन ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। यानी दूसरा जो फ़र्क है वो किस चीज़ का है? वो डी और पी का है। यानी कि या तो इनमें से हम ले रहे हैं डोमेस्टिक और या हम ले रहे हैं नेशनल। ठीक है। ओके। तो ग्रॉस और नेशनल। तो मैंने आपको अभी ये बताया, एक बार दोबारा देखो। इन चारों में क्या कॉमन है? एक चीज़ पी कॉमन है। तो पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है मतलब? टोटल। वो तो ठीक है। आइदर या तो जी चेंज हो रहा है, जी जिसमें चेंज हो रहा है एन में चेंज हो रहा है। तो जी से एन में चेंज होने में क्या है? डेप्रिसिएशन का फ़र्क है। और दूसरा, या फिर डी किस में चेंज हो रहा है? एन में चेंज हो रहा है। ये किसका क्या फ़र्क है? ये डोमेस्टिक और ये नेशनल। ठीक। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम आप समझ सकते हैं। मैं अगर मैं यहाँ लिखूँ कि जी डी पी एम पी, एन डी पी एम पी, फिर जी एन पी एम पी और एन एन पी एन पी। तो ये बात तो दोबारा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पर भी ग्रॉस और नेट डेप्रिसिएशन और डी और पी नेशनल एंड डोमेस्टिक। ठीक। तो यानी कि अल्टीमेटली 3 सिचुएशन हो सकती हैं कि आपको ग्रॉस को नेट बनाना पड़े, कन्वर्ट करना पड़े, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यू हैव टू कन्वर्ट डोमेस्टिक टू नेशनल एंड वाइस वर्सा, नेशनल टू डोमेस्टिक और नेट टू ग्रॉस। और तीसरी चीज़ जो हमने शुरू में ही सीख ली थी कि आप में से कोई भी फैक्टर कॉस्ट है और उसको अगर एमपी पे जाना होगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो यानी कि अल्टीमेटली ये 8 मेजर्स जो हैं उनको एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है? वी आर कॉलिंग इट कन्वर्जन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, कुछ भी बोल लीजिए, कन्वर्जन का क्या कॉन्सेप्ट है? तो हमें समझ में आया 3 ही चीज़ में कन्वर्जन होगा, या तो फैक्टर कॉस्ट से एमपी में होगा या एमपी से एफसी। वो तो एक ही बात है ना बोलने के लिए। या फिर ग्रॉस से डोमेस्टिक, ग्रॉस से नेट, या फिर नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल। ठीक है। तो पहले बात करते हैं। मान लीजिए हम एमपी पर हैं, एमपी हमें एमपी चाहिए, रादर मार्केट प्राइस चाहिए, वो हम सीख चुके हैं पहले भी। अगर आप फैक्टर कॉस्ट में, अगर आप फैक्टर कॉस्ट चाहे वो जीडीपी है या कुछ भी है, मैं चार आठों के लिए बात कर रहा हूँ,
लेकिन मुझे एफसी मेरे पास है और मुझे एमपी पे जाना है, तो हमने सीखा था कैसे जाते हैं एफसी से एमपी पर। इसमें क्या करो, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दीजिए और क्या माइनस हो जाएगा, सब्सिडी। और हमने इसको एक और नाम दिया था, ये अगर मैं बोलूँ इन दोनों को एक साथ मुझे बोलना हो तो मैं बोलूँगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि अगर आप एफसी के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे तो यू विल गेट एमपी। तो बहुत सिंपल एक कन्वर्जन फार्मूला हो गया ना। और ये बोलना तो आई थिंक नेसेसरी भी नहीं है कि मैं अगर ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे एफसी से एमपी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी एमपी से एफसी पे, तो ऑब्वियसली अगर मैं एफसी को इधर करता हूँ तो इसका मतलब ये इधर आके माइनस हो जाना है। तो ये इतना तो आप समझते हैं, दैट टाइम आई एम नॉट राइटिंग कि ऐसा होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया कन्वर्जन का, इफ़ यू कन्वर्ट एमपी टू एफसी और वाइसी वर्सा, कैसे करना है। दूसरा दूसरा क्या है बताओ, वो तो बहुत ही सिंपल हो गया। अगर मुझे नेट निकालना हो किस चीज़ से, ग्रॉस से, तो मैंने बताया वो किस चीज़ का फ़र्क है, डेप्रिसिएशन का, आज सिंपल। यानी कि ग्रॉस में अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट, ठीक है, और नेट में ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ग्रॉस, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम एक नाम से और जानते हैं, कभी आपको वो लिखा हुआ मिल जाए, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ठीक है, ओके। तीसरा तीसरा क्या है बताइए, तीसरा है कि अगर आपको नेशनल पे जाना हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, किससे, डोमेस्टिक से, ये ध्यान से सुनना। यानी कि अब ये बात हो रही है कि जैसे मैंने बोला ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और फिर मैंने बोला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो मैंने डी और पी में डिफरेंस आ गया। तो सिंपल सी बात है, अगर आप डोमेस्टिक डोमेस्टिक अब डोमेस्टिक क्या है, डोमेस्टिक है इंडिया के अंदर की इनकम। डोमेस्टिक इज इंडिया के अंदर की इनकम, चाहे वो इंडिया वालों ने अर्न की हो या बाहर से आके लोगों ने की हो, लेकिन कहाँ के अंदर की, इंडिया के अंदर की इनकम, डोमेस्टिक। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यानी सॉरी, जब मैं बोलता हूँ नेशनल वर्ड, तो नेशनल का मतलब है इंडियंस की इनकम। क्या मतलब हुआ, इंडिया के अंदर, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए बाउंड्री है, ये इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये सब लोग काम कर रहे हैं, और इसमें जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, ये लोग भी काम कर रहे हैं, ये सब मान लीजिए पॉपुलेशन है, ये लोग काम कर रहे हैं। तो अब मैं अगर बोलूँ कि इंडिया के अंदर इन सब ने कितना अर्न किया, इन सब ने, अब इसमें ब्लू और रेड दोनों आ गए, तो इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक। लेकिन ध्यान देना, ध्यान देना, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कलर इज इम्पोर्टेंट हेयर, ठीक है। कुछ लोग ना, इंडिया वाले ना यहाँ भी काम कर रहे हैं, ये आउटसाइड इंडिया का हिस्सा है, दिस इज आउटसाइड इंडिया। लेकिन ये लोग देख रहे हैं आप, कलर देख रहे हैं, ये वाला कलर, ये ब्लू, ये बाहर भी काम कर रहे हैं। तो कुछ इंडिया वाले लोग बाहर भी काम कर रहे हैं। एट द सेम पॉइंट कुछ बाहर के लोग ऑब्वियसली बाहर भी काम कर रहे होंगे, बाहर के लोग बाहर काम कर रहे हैं। तो फ़र्क समझ में आया, दीज आर इंडियंस। अब इंडिया वालों ने भी कुछ बाहर काम किया और बाहर वालों ने इंडिया में काम किया, ठीक है। तो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम निकाल रहा हूँ तो ठीक है, मैंने इंडिया की अंदर की इनकम ले ली। और अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे नेशनल इनकम चाहिए, तो मैं इंडियंस की इनकम को लूँगा, इंडियंस की इनकम को। तो अब मुझे एक दूसरे पे जाना हो तो कैसे होगा, इंडिया द्वारा की गई इनकम, इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। या तो इंडिया वाले कमाएंगे बाहर, या बाहर वाले कमाएंगे इंडिया में। तो मुझे क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना है डोमेस्टिक में। नेट फैक्टर इनकम यानी कि देखो, इंडिया वालों ने बाहर कमाया और बाहर वालों ने इंडिया में कमाया, उसको मैं नेट कर दूंगा। और जब मैं उसको नेट कर दूंगा तो वो प्लस या माइनस दोनों कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं डोमेस्टिक में अब्रॉड वाली इनकम जो यहाँ वालों ने वहाँ और वहाँ वालों ने यहाँ कमाई, उसको नेट कर दूंगा और उसको जोड़ दूंगा, दैट बिकम नेशनल इनकम। यानी कि अगर डोमेस्टिक को नेट फैक्टर इनकम, ये क्या चीज़ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। तो अगर उसको और बाइफरकेट करना हो अंडरस्टैंडिंग के लिए तो मैं कर देता हूँ। ये जो NFI है ये निकला कैसे,
इंडिया वालों ने बाहर कमाया, बाहर वालों ने इंडिया में कमाया, तो उसको नेट किया है। तो इसको अगर हमें करना हो तो आप लिख सकते हैं फैक्टर इनकम अर्न बाय इंडियंस इन अब्रॉड, यानी कि इंडिया वाले बंदों ने जो बाहर कमाया, फैक्टर इनकम अर्न बाय इंडियन इन अब्रॉड। ठीक, अभी पूरा नहीं हुआ। इसमें हम क्या माइनस करेंगे, ये तो इंडिया वालों ने बाहर कमाया, लेकिन फिर बाहर वालों ने भी तो कुछ इंडिया में कमाया, उसको नेट करना पड़ेगा। तो फैक्टर इनकम अर्न बाय, अर्न बाय बोलो फॉरनर्स इन, वो कहाँ पर, इंडिया के अंदर। यानी इंडिया वालों ने जो बाहर कमाया माइनस जो बाहर वालों ने इंडिया में कमाया, उसको नेट करेंगे तो वी विल कॉल इट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और उसको अगर हम डोमेस्टिक में ऐड करेंगे तो वी विल गेट नेशनल इनकम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दीज आर थ्री कन्वर्जन कॉन्सेप्ट्स, एमपी से एफसी, एफसी से एमपी, या फिर नेट से ग्रॉस, ग्रॉस से नेट, और तीसरा नेशनल से डोमेस्टिक और डोमेस्टिक से नेशनल। तो तभी हमने 8 नेशनल एग्रीगेट वो बन गए आपके, सॉरी मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, ग्रॉस, ठीक है, जो हमने अभी नाम लिया जीडीपी, एनडीपी, जीएनए, एनएनए, ठीक है, और फैक्टर या वो जिस हिसाब से हम निकाल लेंगे। जब हम पूरे पूरे क्वेश्चंस करेंगे नेशनल इनकम के, तो वो तो हम क्या क्या ऐड करना है किस मेथड से, वो तो सीखेंगे ही, लेकिन एक बार आने के बाद उसके अंदर भी वो किस चीज़ में घुमा सकते हैं आपको। उन्होंने आपको कुछ ऐसी फिगर दी है जिससे आपका आंसर नेट में आएगा, तो आपको ग्रॉस निकालने को बोल सकते हैं, ग्रॉस आएगा नेट निकालने को, या फिर वो उसके अंदर नेशनल आएगा, आपको बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक निकालिए। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक इसको कर लेते हैं, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिखवा रहा हूँ जिससे सिर्फ प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए आगे करते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा। अब जो हमने ये भी 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि नेट से ग्रॉस और ग्रॉस से नेट, ये सब चीज़ें, इनका एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये काफ़ी काम आने वाला है आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, तो साथ साथ लिखिएगा। मान लीजिए आपको एन एन पी एफ सी दिया हुआ है, एन एन पी एफ सी, एन एन पी एफ सी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एफ सी पे कितना, 5000 रुपीज़। ठीक, और साथ में आपको दिया हुआ है जीएसटी दिया हुआ है। जीएसटी मैं लिख रहा हूँ, जीएसटी की जगह कोई और भी इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है, लाइक एक्साइज ड्यूटी, वैट, सो एंड सो। ठीक है, लेट्स से 500 दिया हुआ है। हाँ, और आपको सब्सिडी दी हुई है क्योंकि आपने बिजनेस कहीं बैकवर्ड एरिया में लगाया था, कितने का, 200 रुपये का। और आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लेट्स से 450। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहे हैं, ध्यान देना, जीएनपी, वो भी एमपी पे। बहुत ध्यान से और आराम से करना है आपको, क्योंकि मैं चाहूँगा पहले आप इसको ट्राई कर लेना एक बार आंसर देखने से पहले। जीएनपी एमपी निकालना है, और ये सब आपको दिया हुआ है, लेकिन पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा क्योंकि आपको एक बार तरीका पता लग जाए करना क्या है। ध्यान देना। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको निकालना क्या है वो तो आप लेफ्ट में लिख ही सकते हैं कि आपको जीएनपी एमपी निकालना है, बट आपको दिया जो निकालना है वो आपने लेफ्ट में लिख दिया। अब आपके पास जो है, जैसे आपके पास क्या है, एनएनपी, एनएनपी एफसी है आपके पास। अब आपको देखना है कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो मुझे इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सिंपल, सुनना ध्यान से। पहला वर्ड क्या है, ग्रॉस, जो मुझे चाहिए, आई वांट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस, और ये क्या दिया हुआ है, नेट। अभी हमने सीखा ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क होता है, डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क होता है, डेप्रिसिएशन का। तो अगर मेरे पास ग्रॉस, सॉरी, मेरे पास नेट है, आई हैव नेट विद मी, मेरे पास नेट है,
और मुझे ग्रॉस पे जाना है। तो अभी हम सीख के आए हैं, अगर नेट पे जाना हो तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस, और ये तो बड़े कॉमन सेंस है, आपको पता ही है, अगर नेट पे जाना हो तो ग्रॉस में से माइनस करेंगे ना। बट मेरे को ऑलरेडी नेट पे हूँ, नेट की फिगर मेरे पास है, मुझे ग्रॉस पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, सोच के बताओ। ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई फॉर्मूले की बात नहीं है, ये तो सिंपल है। मेरे को ग्रॉस चाहिए और मैं नेट पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि अगर नेट चाहिए होता है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होता है। बट मैं तो ऑलरेडी, तो अगर मुझे उल्टा चाहिए एन प्लस डी करूँगा तो मैं ग्रॉस पे पहुँच जाऊँगा, तो मुझे जी चाहिए, तो डेप्रिसिएशन क्या होगी, ऐड होगी। तो कोई फॉर्मूला थोड़ी है, आप इसको समझ सकते हैं। तो एक चीज़ हमारी सॉल्व हो जाएगी, यानी इसी में जी से नेट पे पहुंच गया, ये करते ही मैं नेट से जी पे पहुंच गया। अब दूसरी चीज़ देखना, ये तो एन है, ये भी एन है, समस्या खत्म, नेशनल नेशनल है। लेकिन दूसरी चीज़, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ठीक है, ये एमपी चाहिए, मेरे को एमपी चाहिए, और मैं किस पे हूँ, मैं एफसी पे हूँ। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हैं, सीखा था अभी। फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना पड़ता है, ऐड। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है माइनस सब्सिडी, यही होता है। बस बन गया आपका कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब जो फिगर आपके सामने है उसके साथ आप कर सकते हैं। मेरे पास एन एन पी एफ सी है 5000, डेप्रिसिएशन ऐड करना है 450 है, प्लस आई टी इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना है 500, और माइनस क्या करना है, सब्सिडी। सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक अगर आप ऐसे करोगे सोच के तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, और आपको लग भी नहीं रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट। 5000 प्लस 450 plus 500 minus 200, that is, this is coming out 5750, 5750, और ये क्या आ गया, दिस इज जी एन पी एम पी, ठीक है। अभी आप इस चक्कर में पढ़िएगा कि आप बोलें सर आपने कौन से मेथड से किया, ये तो अभी कुछ आया ही नहीं ना। मैं तो बात कर रहा हूँ कि वो सब निकाल लिया हमने, अब उसमें मुझे कन्वर्ट करना है कि नहीं मुझे एफसी पे चाहिए, या मुझे एमपी पे चाहिए, मुझे नेट चाहिए, या मुझे डोमेस्टिक चाहिए, तो वो कैसे करना है। तो हम पहले वो चीज़ सीख रहे हैं, फिर उसके अंदर घुसेंगे कि कैसे निकलता है वो, कौन से मेथड से कैसे निकलता है, दैट विल डिस्कस, ठीक है। दिस इज डन। चलो, ये हो गया आपका। एक और करते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। लिखिएगा, दिस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आपको दिया हुआ है जीडीपी एमपी। इस बार जीडीपी एमपी आपके पास 7500। देन जीएनपी एफसी भी है आपके पास 6700, ध्यान देना, दिस इज जीडीपी एमपी, दिस जीएनपी एफसी, एफसी 6700। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो आपको दे रखी है 100 रुपीज़, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, आपसे वो जानना चाहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपको निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। गिव अ ट्राई, एटलीस्ट ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे आप बोलेंगे, आपने पिछली बार कहा था जो चाहिए होता है उसको लेफ्ट, यहाँ पे तो हमें ये चाहिए, इसको मतलब नहीं कि हम एनआईटी को लेफ्ट में रखेंगे। आपको पता है कि ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है, तो किसी को भी एक को लेफ्ट में एक को राइट में रख लीजिए, और फिर उसमें देखिए इसको इसके थ्रू इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं, क्या प्लस माइनस करके, और वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। गिव अ 1 मिनट एंड ट्राई कीजिए, फिर मैं। हाँ जी, हुआ। चलो देखते हैं। तो मैं जो दिया हुआ एज इट इज लिख देता हूँ, जीडीपी एमपी यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट में, और दिस इज जीएनपी ना, यस जीएनपी एफसी, ठीक। ये दोनों मैंने लिखे। अभी एनएफआई और एनआईटी नहीं लिखा, वो मैं देख लूँगा ना कहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, एक सेकेंड। ओके ओके ओके, तो दिस जीडीपी एमपी और जीएनपी एफसी। अच्छा ध्यान देना, दिस इज जी, दिस इज जी,
बहुत बढ़िया, दोनों जी हैं, जी मतलब दोनों ग्रॉस है, तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डेप्रिसिएशन एडिंग बैक और लेस, और वो है भी नहीं क्वेश्चन में। बढ़िया हो गया। अब दूसरा सुनना, दिस इज़ डोमेस्टिक, दिस इज़ नेशनल, दिस इज़ डोमेस्टिक, दिस इज़ नेशनल। तो यानी कि ये नेशनल है, ये नेशनल है, और ये क्या है मेरा, डोमेस्टिक है। तो अभी फिगर को छोड़ो, अगर यहाँ पे डोमेस्टिक मुझे लाना है, डोमेस्टिक लाना होता, और ये है नेशनल, ठीक है, तो नेशनल में क्या करूँ कि डोमेस्टिक आ जाए, डोमेस्टिक में क्या करूँ कि नेशनल आ जाए, नेशनल में क्या करूँ, तो अभी सोचना, अभी हमने क्या किया था, ध्यान देना इधर, मैंने आपको ये बताया था डोमेस्टिक, सॉरी ये बताया था आपको भी, नेशनल लाना हो तो डोमेस्टिक में एन एफ आई ए ऐड करना होता है, ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन फॉर अ चेंज, अगर मुझे डी लाना हो तो, डोमेस्टिक लाना हो तो मैं क्या करूँगा, एन माइनस करूँगा एन एफ आई ए, यानी नेशनल में से एन एफ आई ए माइनस करूँगा तो डोमेस्टिक आ जाएगा, तो वही तो है, ये नेशनल है ना, ये नेशनल है, इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यानी कि जब मैं नेशनल में से, ये एन की बात कर रहा हूँ मैं, एन एफ आई ए माइनस करूँगा तो आई बी ऑन द डोमेस्टिक पे, तो एक चीज़ तो हो गई इक्वेट। ओके, अब आगे सुनो, दिस इज एम पी, दिस इज एफ सी, दिस इज एम पी, दिस इज एफ सी, फिर दोबारा वही, अगर मुझे एफ सी के अंदर क्या करूं जिससे मैं एम पी पे पहुंच जाऊं, अभी सीखा था एफ सी के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना होता है, तो यू विल गेट एम पी, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अभी जी डी पी एम पी कितना है, 7500, ये कितना था, 6700, 75 6 700, एन एफ आई ए माइनस करना है, दे रखा है हमें 100, और एन आई टी पूछा है हमसे, तो निकल जाएगा आई थिंक 7500 माइनस, ये हो गया 66 हो गया आई थिंक, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा एन आई टी, एंड दैट बिकम्स 900। क्लियर है। तो अगर आप सिस्टम से करेंगे बिल्कुल सोच के कि कहाँ पर खड़े हैं और क्या चाहिए, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ओके एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का दे देता हूँ आपको, मैं भी इसकी, चलिए तो मैं कह रहा था एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है आईसीआई के, दिस इज जीडीपी एमपी 1100, जीडीपी एमपी 1100, एन एफ आई ए 100, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है आपको 150, और नेशनल इनकम दिया हुआ है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, नेशनल इनकम दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे अभी तो आपने बोला था सब नेशनल इनकम ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब अगर किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नेशनल इनकम दे दिया, तो नेशनल इनकम कौन सा है, ये सारे नेशनल इनकम होते हैं, जीडीपी एमपी भी तो नेशनल इनकम ही होता है, उसी का मेजर है, उसी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो बात सही है। अभी मैं इस पे आता हूँ, और डेफिनेशन पूछा है आपसे बेसिकली, ठीक है। तो एक नोट लिखेंगे आप, एक नोट लिखेंगे आप पहले, नोट क्वेश्चन के लिए नहीं है, जनरल एक नोट है आपका, जहाँ पे आप लिख रहे थे वहाँ लिखिएगा, लिखिएगा इफ national income is given in question, if national income is given in question,
यानी जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें नेशनल इनकम गिवन है, लेकिन नेशनल इनकम कौन सा है, क्या है, कुछ मेंशन नहीं है. इट इज टेकन एज NNPFC. दैट इज अ रेलिवेंट थिंग कि आपको अगर कुछ नहीं बोल के सिर्फ नेशनल इनकम दी जाता है क्वेश्चन में, यानी जब क्वेश्चन में नेशनल इनकम वर्ड यूज़ करते हैं और कुछ नहीं बताते, तो हम इसको क्या लेते हैं, जो 8 मेजर्स हैं उसमें कौन से वाला मेजर, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और वो भी कौन से, एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, तो ऐसे लिया जाता है. तो अब आप समझ गए होंगे, ये नोट हमारे काम का है. नेशनल इनकम दे के छोड़ दिया तो इसका मतलब बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, दिस इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट वो भी FC पर. तो अब क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं. तो GDP MP दिया हुआ है, NFI दिया हुआ है, NIT दिया हुआ है, नेशनल इनकम यानी कि अब मैं नेशनल इनकम नहीं बोलूँगा, NNPFC दिया हुआ है, और डेप्रेशन पूछ रहे हैं. तो करने का तरीका वही है. तो चलो इसको लेफ्ट में रख लेते हैं, NNPFC, और ये क्या है मेरे पास ऊपर, ये है मेरे पास GDP MP. बस इसी दोनों से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी फिगर हमारे काम आएंगी. अब सुनना, दिस इज नेट, दिस इज ग्रॉस. पहली बात, दिस इज नेट, दिस इज ग्रॉस. ग्रॉस में क्या करूं, ग्रॉस के अंदर क्या करूं कि नेट आ जाए, बताओ. ग्रॉस के अंदर क्या करूं कि नेट आ जाए. ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है, डेप्रेशन का फर्क. तो ग्रॉस के अंदर से क्या करना चाहिए, ग्रॉस के अंदर डेप्रेशन माइनस करनी चाहिए, जिससे क्या आ जाएगा, नेट. तो पहला डिफरेंस दूर हो गया. फिर दिस इज डोमेस्टिक, दिस इज नेशनल. डोमेस्टिक में क्या करूं कि नेशनल आ जाए, NFI ऐड कर दो, दूसरा डिफरेंस भी खत्म हो गया. अब लास्ट, दिस इज MP, दिस इज MP और FC. अब MP में क्या करूं कि FC आ जाए, उल्टा. मैं MP पे खड़ा हूं, मुझे FC जाना है, तो FC में जब मैं प्लस करता हूँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो मैं MP पे पहुंच जाता हूँ. मैं MP पे खड़ा हूँ, मुझे FC जाना है, तो क्या करूंगा, माइनस हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, बस इस तरह सोचेंगे तो कभी गलती नहीं होगा. अब बताइए, NNPFC कितना था, 850. GDP MP कितना था अपना, दिस इज गिवन एज 1100. डेप्रिसिएशन तो निकालना है, बहुत बढ़िया. NFIA हमने दिया हुआ है 100, और नेट इंडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है 150. बस अब तो मैथमेटिकली सॉल्व करना है इसको. 1100 प्लस 100 माइनस 150 माइनस 850, this is coming out 200. और depreciation is, sorry, अब लिख लीजिएगा, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है. डेप्रिसिएशन इज 200, आई थिंक आपका आ गया होगा. ओके, डेप्रिसिएशन इज 200. तो दैट इज हाउ वी कन्वर्ट net into gross, gross into net, domestic into national, national into domestic, and factor into market price, market price into factor. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने कॉन्सेप्ट अभी इस सेशन में किया है कवर. अब लेकिन हम बात करेंगे आगे कि आपको ये GDP NDP में क्या है, ये GDP NDP खुद कहाँ से आया, पहली बात है. ठीक है, इसमें क्या किस किस चीज़ को ऐड करके ये निकलेगा. ठीक है, और निकलेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से मेथड से कर रहे हैं बेसिकली, तो वो हम सीखेंगे. ठीक है, तो अभी हमने इसको कन्वर्ट करना सीखा है. इन नेक्स्ट सेशन विल बी डूइंग फर्दर. ओके, चलिए.